करते हैं जैसे जेसन का फॉर्मेट होता है और इस फॉर्मेट को स्पेशली बोला जाता है बीसन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन उठता है वो ये है कि ये नॉन सीक्वल डाटाबेस ये होता क्या है। तो ये पहले समझते हैं कि डाटाबेस क्या होता है। देखिए डाटाबेस जो होता है वो एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जिसके अंदर बहुत सारा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं इस फॉर्मेट में कि बाद में उसे इजीली असेस कर सके, उसे अपडेट कर सके, उसे डिलीट कर सके। आइए इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म है। आपने इस तरह के फॉर्म बहुत सारी वेबसाइट्स में देखे होंगे जहाँ पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव कराई जाती है, जैसे नेम हो गया, एज, जेंडर, एड्रेस वगैरह कुछ भी हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब जब भी हम यहाँ पर इस फॉर्म पे सबमिट करते हैं तो ये डाटा जाता कहाँ पर है। देखिए जो ये डाटा होता है ये जाता है हमारा सर्वर पे और कुछ इस तरह से फॉर्मेट में सेव हो जाता है। ये देखिए टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर हमारी सारी फील्ड्स आ रही है, नेम, एज और जेंडर, जिसके अंदर सभी यूजर्स का डाटा इस तरह से हम सेव कर सकते हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है इसी को हम कहते हैं डाटाबेस। अब जहां पर मैंने आपको बताया कि जो MongoDB है वो एक नॉन सीक्वल डाटाबेस है, तो उससे क्या मतलब है। देखिए जो हमारे ये डाटाबेसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरीके के डाटाबेस जो है वो है सीक्वल डाटाबेसेस और नॉन सीक्वल डाटाबेसेस। देखिए जो हमारा सबसे पहला है सीक्वल डाटाबेसेस, उसके अंदर जो डाटा सेव होता है वो कुछ इस तरह से होता है टेबुलर फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं टेबल। मतलब कि जो हमारी डाटा को सेव करने वाली फाइल होती है वो एक टेबल फाइल होती है। इसमें जितना भी डाटा होता है वो सारे कॉलम्स में और रोज में सेव होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह के बहुत सारे फेमस डाटाबेसेस हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ओरेकल, माईसीक्वल, पोस्टग्रेसक्वल, एमएस SQL सर्वर। ये बहुत ज्यादा फेमस सीक्वल बेसिस डाटाबेसेस है, जिसमें से हमने माईसीक्वल के ऊपर एक अपना पूरा कंप्लीट कोर्स बना रखा है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नॉन सीक्वल डाटाबेसेस में। देखिए जो ये नॉन सीक्वल डाटाबेसेस हैं ये बहुत ज्यादा पुराने डाटाबेसेस नहीं है। इस तरह के डाटाबेसेस बहुत बाद में आए थे। इस तरह के डाटाबेसेस में जो डाटा सेव होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए जैसे हमारा जेसन का फॉर्मेट होता है बिल्कुल वैसी। देखिए यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस है और इसके अंदर एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है, की और उसकी वैल्यू। तो जो ये डाटा हमारा सेव हो रहा है अलग अलग, ये जिस फाइल के अंदर सेव होता है उसको हम बोलते हैं कलेक्शन। जैसे हम सीक्वल डाटाबेसेस में इसको बोलते हैं टेबल, तो यहाँ पर नॉन सीक्वल डाटाबेसेस में इसको बोला जाता है कलेक्शन। और इसके अंदर जो ये अलग अलग डाटा सेव हो रहा है इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो इस वाले डाटाबेस में जैसे हमने एग्जांपल देखा इसके अंदर दो डॉक्यूमेंट सेव है। तो इस तरह का जो हमारा सबसे फेमस डाटाबेस है उसका नाम है MongoDB। नॉन सीक्वल डाटाबेसेस में और भी डाटाबेसेस आते हैं जैसे Redis, Cassandra, मगर इस वीडियो में हम जो फोकस कर रहे हैं वो है MongoDB। तो MongoDB में इसी तरह का डाटा बिल्कुल सेव होता है जिसको हम बोलते हैं बीसन फॉर्मेट। ये देखने में बिल्कुल जेसन के फॉर्मेट में होता है जिसको हम बीसन बोलते हैं। अगर आपको मैं नहीं मालूम कि जेसन क्या होता है तो मैंने इससे रिलेटेड भी एक पूरी सीरीज बना रखी है जिसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पर जेसन को मैं आपको एक शॉर्ट वे में बता देता हूँ कि जेसन होता क्या है। देखिए जेसन जो होता है अगर सर्वर से मोबाइल में डाटा को सेंड करना है या अपडेट करवाना है तो वहाँ पर हम एक फॉर्मेट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं जेसन। मतलब कि एक जगह से अगर दूसरी जगह डाटा भेजना है तो वहाँ पर हम जेसन को यूज करते हैं। तो वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीक्वल डाटाबेसेस और नॉन सीक्वल डाटाबेसेस की। देखिए जो हमारे सीक्वल और नॉन सीक्वल डाटाबेसेस होते हैं इसमें जो डाटा सेव हो रहा है वो तो आपको पता लग गया कि वो भी अलग अलग फॉर्मेट में सेव होता है, मगर यहाँ पर एक डिफरेंस और भी होता है और वो डिफरेंस होता है स्कीमा का। देखिए यहाँ पर जो स्कीमा होता है वो फिक्स्ड होता है। स्कीमा से मेरा मतलब है जो फॉर्मेट है। जैसे देखिए हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर 3 फील्ड्स ली, नेम, एज और जेंडर। तो आपको सभी रिकॉर्ड्स के लिए यही डाटा डालना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि अगर मैं किसी रिकॉर्ड में सोचूं जैसे मीरा खान में सोचूं कि मेरे को यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन और सेव करवानी है कि मैरिड है कि नहीं, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा करने के लिए मैं दोबारा से एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पर और सभी यूजर्स के डाटा में यस या नो फिल करना पड़ेगा। मगर ये काम करना नॉन सीक्वल डाटाबेसेस में बहुत इजी होता है क्योंकि इसका जो स्कीमा लेवल होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों डाटास में तो यहाँ पर आपको दोनों डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, तीनों में एक ही फील्ड है, नेम, एज और जेंडर। मगर जो ये सेकेंड डॉक्यूमेंट है जिसमें है सलमान, अगर मैं इसमें एक वैल्यू और ऐड करना चाहूँ जैसे कि मैरिड, तो वो मैं इजिली कर सकता हूँ। ये देखिए क्योंकि इसका स्कीमा बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं किसी भी यूजर में जाके मतलब कि किसी भी डॉक्यूमेंट में जाकर कोई नई फील्ड ऐड भी कर सकता हूँ और इसको हटा भी सकता हूँ। और इन दोनों डाटाबेसेस में एक डिफरेंस और भी होता है। देखिए जो हमारे सीक्वल डाटाबेसेस होते हैं उसको हम बेसिकली बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेसेस। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए इसमें जितने भी टेबल्स बनते हैं, यहाँ पर मैं कोई एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक स्टॉक कंट्रोल का सॉफ्टवेयर का पूरा डाटाबेस है जिसके अंदर हम स्टॉक को सेव कर रहे हैं कि कौन कौन सा स्टॉक कंपनी के पास अवेलेबल है, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उसके सप्लायर कौन है, उनका भी पूरे टेबल्स है।
और उसके कस्टमर्स कौन 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 है, मतलब कि हमारे कस्टमर्स और क्या क्या उन्होंने ऑर्डर दिए। तो ये देखिए जितने भी ये टेबल है ये आपस में रिलेटेड है। यहाँ पर आप एक डैश लाइन देख रहे हैं जो आपस में इन दोनों टेबल्स को सबको अटैच कर रही है आपस में। इसी वजह से इसको बोला जाता है रिलेशनल डाटाबेस। तो इस तरह की जो रिलेशनल डाटाबेसेस होते हैं अगर उसमें से हमें डाटा फेच करना होता है तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक स्पेशल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं सीक्वल। सीक्वल का फुल मीनिंग होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और जहां पर हम बात करें अपने नॉन सीक्वल डाटाबेसेस में, वो नॉन रिलेशन डाटाबेसेस होते हैं, मतलब कि उनमें इस तरह का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो उसमें डाटा फेच करना भी काफी इजी होता है और फास्ट भी होता है। अब हम वापस आते हैं इसकी डेफिनेशन में। हमने समझ लिया कि MongoDB को नॉन रिलेशन डाटाबेस क्यों कहा जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये अपने अंदर JSON के फॉर्मेट पर डाटा सेव करता है जिसका नाम होता है BSON। अब JSON और BSON में क्या डिफरेंस है? बाइनरी JSON, इनमें जो मेजर डिफरेंस है सबसे पहला वो है इनके डाटा टाइप्स का। मतलब कि इनके अंदर जो हम डाटा सेव कर सकते हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं JSON के फॉर्मेट। तो JSON के अंदर जो हमारे पास डाटा टाइप्स आती है वो है कुछ इस तरह से। ये लिमिटेड डाटा टाइप्स होती हैं, स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट और नल। इनका मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये JSON का फॉर्मेट है, इसमें जो डाटा सेव होता है वो कीज और उसकी वैल्यूज में सेव होता है। देखिए जो सबसे पहली वैल्यू है वो स्ट्रिंग के अंदर आ रही है, तो इसी को कहते हैं हम स्ट्रिंग डाटा टाइप। और जो वैल्यू बिना स्ट्रिंग के आती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू, इसको हम बोलते हैं नंबर। और जो वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स में, उसको हम कहते हैं बुलियन। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डंकी एक की है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये है नल। और अगर हमें एक ही की के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करानी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 वैल्यू स्टोर है, इसके लिए हमें यहाँ पर एक स्क्वायर वैसे लेनी होती है और इस पूरी वैल्यू को हम बोलते हैं एरे। और अगर हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाई और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हैं, आप देख रहे हैं वैल्यूज के अंदर भी बहुत सारे वैल्यूज है, तो इस तरह की हम डाटा टाइप को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये सारे वो फॉर्मेट है जो हमारे को JSON प्रोवाइड करता है। अब जहाँ पे हम बात करते हैं BSON की, इसके अंदर हमारे पास कुछ ज्यादा ही डाटा टाइप्स आते हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो इसमें एक नंबर नाम की जो हमारे पास यहाँ पे डाटा टाइप है JSON में, वो यहाँ पर BSON में नहीं होती है। बाकी सारी डाटा टाइप्स होती हैं BSON में, मगर नंबर की जगह यहाँ पर 2 अलग अलग डाटा टाइप्स आती है। एक है 32 बिट इंटीजर, एक है 64 बिट इंटीजर। और जहाँ पर हम बात कर रहे हैं BSON की, इसके अंदर जो हमारे पास कुछ अलग सी डाटा टाइप्स आती है जो हमारे को JSON में नहीं मिलती है, जैसे कि है यहाँ पर डबल, 32 बिट इंटीजर, 64 बिट इंटीजर, रेगुलर एक्सप्रेशन, टाइम स्टैम्प, डेट और ऑब्जेक्ट आईडी। ये सब डाटा टाइप क्या होती हैं इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो यहाँ से आपको एक बात तो क्लियर हुई होगी कि BSON के अंदर हम अलग अलग तरीके का डाटा ज्यादा सेव कर सकते हैं, जो हमारे को डाटा सेव करने की एक बेस्ट ऑप्शन देता है। इसके अलावा भी JSON और BSON में कुछ बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आइए उनको समझते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है इसका फॉर्मेट का। देखिए जो JSON है इसमें जो डाटा सेव होता है वो होता है टेक्स्ट बेस, लेकिन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया भी था एक एग्जांपल। तो इसको इजीली रीड किया जा सकता है, अपडेट और डिलीट भी किया जा सकता है। मगर जहाँ पे हम बात करते हैं BSON की, वहाँ पर जो डाटा सेव होता है वो होता है बाइनरी फॉर्मेट में, जिसको बोला जाता है नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ये वो फॉर्मेट होता है जिसमें हमारे कंप्यूटर्स काम करते हैं। बाइनरी फॉर्मेट में 0-1 का एक फॉर्मेट होता है जिसको हम रीड नहीं कर सकते, मगर यहाँ पर हमारे पास कई ऐसे टूल्स और सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम BSON को रीडेबल फॉर्म में पढ़ सकते हैं, जैसे JSON का फॉर्मेट होता है। तो हम काम तो JSOन टाइप फॉर्मेट में ही करते हैं, मगर बैकग्राउंड में BSON जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में काम करता है। आइए इसके बाद इसका दूसरा डिफरेंस देखते हैं, वो है साइज का। देखिए जो टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट होता है, अगर उसको बाइनरी से कंपेयर करें तो काफी लार्ज फाइल बन जाती है। और जहां पर BSON की बात कर रहे हैं वो बाइनरी फॉर्मेट होता है, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है, जिसको सेव करने पे हमारी बहुत कम मेमोरी यूज होती है। इसके बाद देखते हैं अपना थर्ड डिफरेंस जो है स्पीड का। देखिए अगर हम JSON को BSON से कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो काफी स्लो रहती है। वैसे तो हम JSON को जितनी भी APIs बनती हैं उसी में यूज करते हैं, अगर इसकी स्पीड वैसे देखें तो बहुत फास्ट होती है, मगर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इसे BSON से तो वहां पर इसकी स्पीड स्लो रहती है और BSON की जो स्पीड होती है काफी फास्ट होती है, क्योंकि इसमें जितना भी डाटा होता है वो कम साइज का होता है और वो बाइनरी फॉर्मेट होता है, मतलब कि कंप्यूटर जिस फॉर्मेट में कम्युनिकेट करते हैं उसी फॉर्मेट में डाटा सेव करता है। अब बात करते हैं इनकी यूजेज की, मतलब कि इनको कहाँ यूज किया जाता है। देखिए जो JSON है इसको मोस्टली यूज किया जाता है वेब APIs में। जितनी भी हम APIs करते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में बनाए, उसकी जगह पे हम 90% JSON को ही यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से जो डाटा है वो इधर से उधर ट्रांसफर करना काफी इजी रहता है।
और जहां पर हम बीसन की बात करें, इसको मोस्टली यूज किया जाता है MongoDB में। या इस तरह का अगर आप डाटा कॉम्प्लेक्स डाटा सेव करना चाहते हैं, वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे मेन डिफरेंट जेसन और बीसन में। तो आपको पता लग गया होगा कि हम MongoDB को जो यूज करते हैं वो कैसे बहुत ज्यादा फास्ट होता है सीक्वल बेसिस डाटाबेसिस से, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्मेट में काम करता है तो इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा रहती है। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनानी है जैसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जहां पर हम शेयर्स की डीलिंग करते हैं, वहां पर MongoDB को यूज करना काफी बेनिफिशियल रहता है। तो ये अब देखते हैं कि MongoDB को यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। देखिए, जो इसका सबसे पहला बेनिफिट है वो है फ्लेक्सिबल स्कीमा डिजाइन। जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया, जहां पर हमने कंपेयर किया था सीक्वल और नॉन सीक्वल डाटाबेसेस को, तो वहां पर मैंने आपको बताया कि जो नॉन सीक्वल डाटाबेसेस होते हैं जैसे MongoDB, ये काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट में जाके एक नई फील्ड ऐड करनी है, हटानी है, वो हम इजिली कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा जो ये MongoDB है, इसको स्केल करना काफी इजी रहता है, क्योंकि इसके अंदर शेडिंग नाम का एक फीचर अवेलेबल होता है जो दूसरे डाटाबेसेस में अवेलेबल नहीं होता। शेडिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमने एक सर्वर लगा रखा है जहाँ पे हमारा सारा डाटा सेव हो रहा है MongoDB का। अगर वो फुल हो जाता है तो उसी के साथ हम यहाँ पर एक पैरेलल में एक दूसरा सर्वर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर ओवरफ्लो हुआ डाटा जो पहले सर्वर का वो दूसरे सर्वर में जाके सेव होने लग जाता है। इस तरह हम बहुत सारे सर्वर लगाकर इसको इजिली स्केल कर सकते हैं। इसके बाद आती है इसके बाद परफॉर्मेंस की। देखिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो डाटा सेव होता है वो होता है बाइनरी फॉर्मेट में, जिसको हम बीसन बोलते हैं। तो इसको रीड करना और राइट करना काफी ज्यादा फास्ट होता है। अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बना रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा यूजर्स ने आके विजिट करना है, तो वहां पर MongoDB को यूज करना काफी बेनिफिशियल होता है। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी क्वेरी लैंग्वेज की। ये काफी ज्यादा पावरफुल क्वेरी लैंग्वेज है। अगर आपको सीक्वेंस मालूम हो तो आपको मालूम है कि उसमें लंबी लंबी बहुत बड़ी क्वेरीज लिखनी पड़ती हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स डाटा को रिट्रीव करना हो, उसमें जॉइंट्स लगाने पड़ते, मगर ऐसा कोई हमें काम MongoDB के अंदर नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसकी जो क्वेरी लैंग्वेज है वो उसके मुकाबले मतलब कि सीक्वल के मुकाबले बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। देखिए, MongoDB के अंदर एक फीचर और भी होता है जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है कि हम एक ही सर्वर के बहुत सारे क्लोन्स बना सकते हैं। जहाँ पे हमारा MongoDB का डाटा सेव हो रहा है, हम उसी सर्वर के बहुत सारे क्लोन्स बना सकते हैं अलग अलग कंट्रीज में। मान लीजिए एक कंट्री में कभी अर्थक्वेक आ जाता है या कोई और भी ऐसी त्रासदी हो जाती है जिससे हमारा जो सर्वर है मान लीजिए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर रेप्लिकेशन क्या हमारे को फैसिलिटी देता है, हमारे जितने भी दूसरे सर्वर हैं जहाँ पे पैरेलल डाटा सेव हो रहा है वो सेव रहते हैं। तो इस तरह के जो फीचर्स हमारे को दूसरे डाटाबेसेस में मोस्टली नहीं मिलते, जो हमारे को MongoDB दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हम जियोस्पैटिकल डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमारा गूगल मैप नाम की वेबसाइट है जिसके अंदर हम किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का या किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस का डाटा सेव कर सकते हैं। तो इस तरह के डाटाबेसेस कहीं ना कहीं किसी डाटाबेसेस में स्टोर होते हैं। तो उसके लिए जो परफेक्ट डाटाबेस है वो है MongoDB, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट ही ऐसा फीचर आता है जिसके अंदर हम यहाँ पर जियोस्पैटिकल डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि हम पहली बात कर चुके कि इसके अंदर जेसन टाइप डाटा स्टोर होते हैं जिसको हम बीसन बोलते हैं। तो इसको सेव करना, इसको समझना बहुत ज्यादा इजी होता है, जो आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसमें जो रियल टाइम एनालिटिक्स एप्लीकेशंस होती है उसको बनाना काफी ज्यादा इजी होता है, क्योंकि इसमें जो डाटा सेव होता है वो काफी बाइनरी फॉर्मेट में सेव होता है, तो काफी साइज में कम भी होता है और फास्ट भी होता है। रियल टाइम एप्लीकेशन का मैं कोई एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्टॉक मार्केट की, जहाँ पर हम शेयर्स की डीलिंग करते हैं। तो वहां पर आपको मालूम है कि वहां पर हर सेकंड में डाटा चेंज होता रहता है और उसको सेव भी करना होता है। तो उसको सेव करने के लिए जो सबसे बेस्ट फॉर्मेट है वो है बीसन फॉर्मेट, जो MongoDB में यूज करते हैं। इसके बाद एक स्काइप मेन बेनिफिट है कि हम इसको बिग डाटा के टूल्स में यूज कर सकते हैं। देखिए, बिग डाटा जो होता है, अगर आप एक अलग से फील्ड आप आजकल देख रहे हैं जिसकी जॉब पे निकलने लगी, इसको हम बोलते हैं डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स का मतलब है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा को एनालाइज करता है। तो MongoDB के लिए बहुत सारे बिग डाटा के टूल्स आते हैं जो MongoDB के साथ वर्क कर सकते हैं और उसमें से कॉम्प्लेक्स डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो MongoDB है ये बिल्कुल ओपन सोर्स है, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट और कम्युनिटी बनाए, जिसका मतलब आपको नेट पे जाकर कोई भी हेल्प ढूंढनी है तो इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो आपको हमेशा हेल्प करेगी, आपके क्वेश्चंस का हमेशा आंसर देगी। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। आइए अब इसके बाद समझते हैं कि हम इस पूरे कोर्स में करने क्या वाले हैं। इस पूरे कोर्स के अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल चीजें सीखने वाले, जिसमें सबसे पहला हम सीखेंगे यहाँ पर कलेक्शन को क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, उनके अंदर डाटा डालना, मतलब कि कलेक्शंस के अंदर डाटा को अपडेट करना और उसको रीड करना, और लास्ट में डाटा को डिलीट करना। ये पूरा एक क्रूड सिस्टम होता है